हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अरुण यादव एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से प्री बोर्ड एग्जाम 2022 कक्षा 10 के बच्चों के लिए इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूं और इस पेपर का मैं A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2022 का देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ पे देखिए इस प्रश्न पत्र में टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन का A to Z मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो बोर्ड पेपर में प्रश्न पत्र आएगा सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का होगा। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है, जो कि आपका 15 मिनट यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलता है, ठीक ना। जनरल जो भी निर्देश होते हैं वो भी आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम, और यहाँ पे जितने पेपर होते हैं उनको पढ़ने का टाइम 15 मिनट दिया जाता है। बाकी 3 घंटा पेपर हल करने का टाइम होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 में आता है, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं 70 में 70 स्कोर करना तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ठीक ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, और अपने बोर्ड परीक्षा में कौन सी गलती नहीं करनी है कॉपी में वो भी मैं इस वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके पेपर में 3-4 यहाँ पे 4 सेक्शन दिए गए होंगे। सबसे जो पहला सेक्शन ए होता है रीडिंग सेक्शन होता है, फिर यहाँ पे जो सेक्शन बी होता है राइटिंग होता है, ठीक ना। यहाँ पे सेक्शन सी देखेंगे तो सेक्शन सी जो होता है आपका ग्रामर होता है, और सेक्शन डी आपका लिटरेचर होता है जो अपने कक्षाओं में पढ़े होते हैं किताब से, ठीक ना। इतनी चीज़ें, बाकी सारी इतनी ही चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो आपका प्रश्न पत्र में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका रीडिंग से होगा, यानी कि मतलब कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सबसे पहले आपको क्या करना, इन दिए गए पैसेज को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। वहाँ पे देखिए पढ़ने के बाद आपको इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ABCD, और इन चारों क्वेश्चनों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देख सकते हैं कि 3 3 6 और 4 10 नंबर का जो आपका पैराग्राफ जो से क्वेश्चन आता है, मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। तो चलिए लाइन बाय लाइन पैराग्राफ को समझते हैं, हिंदी में भी इसको समझाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए डॉल्फिन के बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है, ठीक ना। डॉल्फिन के बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है कि डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट कल्चर यहाँ पे क्रिएचर्स इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्रॉनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। तो समझिए इसका कहने का मतलब ये है कि डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन को समुद्र में सबसे दोस्ताना जीव माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि और उनकी जो कहानियाँ होती है डूबने वाले सेलर्स का मतलब क्या होता है, नाविक। डूबने वाले यहाँ पे नाविक की मदद करता है, और यहाँ पे जो इनकी जो करने की मदद की जो कलाएँ हैं, ठीक ना, रोमन काल से आम बात आ रही है, ठीक ना। बहुत ही मतलब कि दिनों से इनकी जो मदद करने की चीज़ें हैं बहुत ही पहले से होती आ रही है। द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन, द मोर वी लर्न अबाउट डॉल्फिन का मतलब कि जब हम जितना अधिक हम डॉल्फिन के बारे में जानने की या सीखने की कोशिश करते हैं, आगे पढ़ते हैं, द मोर वी रियलाइज दैट देयर सोसाइटी इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन पीपल प्रीवियसली इमेजिन्ड, ठीक ना। कि जितना आप डॉल्फिन के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं उतना ही हम महसूस करते हैं उनका समाज पहले की कल्पना की तुलना में अधिक जटिल है। मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि अधिक जटिल है। दे लुक आफ्टर अदर डॉल्फिन व्हेन दे आर इल, मतलब कि दे मतलब वे, लुक आफ्टर मतलब कि देखभाल करती है, वे अन्य डॉल्फिनों को भी देखभाल करती है जब वे बीमार पड़ती है, ठीक ना। इतनी चीज़ समझ गए। आगे बात करते हैं केयर फॉर प्रेग्नेंट मदर्स। वो क्या करती है, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको भी हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक ना। एंड प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू, और उन सबको मदद करती है जो कमज़ोर लोग होते हैं, ठीक ना। कमज़ोर लोगों को भी वो क्या करती है, तो मदद करती है। इतनी चीज़ें यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि सम साइंटिस्ट हैव सजेस्टेड दैट डॉल्फिन्स हैव ए लैंग्वेज बट इट इज़ मच मोर प्रोबेबल
दैट दे कम्युनिकेटेड यहाँ पे विद ईच अदर विदाउट नीडिंग वर्ड्स। देखिए कुछ वैज्ञानिकों का ये सुझाव मानना है कि डॉल्फिन के पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स मतलब कि सिंपल सा लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे में मतलब कम्युनिकेट मतलब कि बातचीत करती रहती है। और वो बातचीत किस माध्यम से करती है, तो बिना शब्द के माध्यम से वो क्या करती है, तो बात करती है। और यहाँ पे देखिए आगे बताया जा रहा है कि कुड एनी ऑफ दिस मेमल्स बी मोर इंटेलिजेंट देन मैन। उनमें से क्या होती है, जो मेमल्स मतलब कि क्या होती है कि मादाएँ, ठीक ना, तो मेमल्स जो होती है मतलब कि पुरुषों की तुलना में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, ठीक ना। तो डॉल्फिन जो भी हमारी होती है प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, उनको पसंद भी करती है। इतनी चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई गई है और इसी पे आधारित हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारा यह है कि व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। मतलब कि ह्यूमन की क्वालिटी पे डॉल्फिन क्या बोलती है या क्या एक्शन करती है, इस पैसेज के माध्यम से आपको बताना है। तो इसका आप आंसर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट मतलब कि सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आपको तो 5 मिनट का टाइम लग गया, 6 मिनट का आपको पैराग्राफ समझाने में ही, कोई बात नहीं। चलिए A to Z यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो पहले का आंसर होगा कि डॉल्फिन आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलिस्ट क्रिएचर्स इन द सी and stories of them helping drowning sailors have been common since रोमन टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि डॉल्फिन को समुद्र में सबसे दोस्ताना जीव माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो उनकी कहानियाँ होती है डूबने वाले नावक की जो वो मदद करती है, और रोमन काल से इनकी जो ये मतलब कि प्रूफ देखा गया है, ठीक ना। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्या करती है, दे लुक आफ्टर अदर प्रेग्नेंट मदर। वो क्या करती है, वो हमेशा जो भी माताएं प्रेग्नेंट होती है उनकी यहाँ पे देखभाल करती है। साथ में वो प्रोटेक्ट द वीकेस्ट इन द कम्युनिटी एज वी डू। और साथ में वो कमज़ोर लोगों को भी क्या करती है, अपने समुदाय के लोगों को क्या करती है, तो मदद करती है। इतनी चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन। मतलब कि आपको आर्गुमेंट देना है कि मतलब कि डॉल्फिन के सुपीरियर में मैन क्यों है, ठीक ना, या मैन ही डॉल्फिन की तुलना में सुपीरियर क्यों है, ये आपको मतलब कि आंसर में बताना है। देखिए कि द मोस्ट कॉमन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम। सुपीरियर इसलिए मैन को दिया गया है कि हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब डॉल्फिन को मार सकते हैं इजीली, ठीक ना। इसलिए सुपीरियर माना गया कि हम लोग डॉल्फिन को कैद कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं या इजली देन दे किल अस। वो भी मतलब इसका अगर तुलना में बात करेंगे, ठीक ना, कि डॉल्फिन भी आपको मार सकती है, इज़ द लिस्ट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझिए कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। परहैप्स का अलग मीनिंग क्या होगा, इस सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे चीज़ लिखा गया है, इट इज़ मच मोर प्रोबेबल। मतलब कि यह कहना मतलब संभावित है। संभावित कहने का मतलब कि परहैप्स का मतलब कि शायद, तो प्रोबेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं कि फाइंड आउट द वर्ड इज पैसेज विच ऑफ द अपोजिट ऑफ इन्फेरियर। इन्फेरियर का अपोजिट बताना है। तो इन्फेरियर का यहाँ पे अपोजिट लिखा गया है अपने उत्तर पुस्तिका में। इन्फेरियर का अपोजिट होगा सुपीरियर, ठीक ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। जो आपका पहला ही क्वेश्चन था 10 नंबर का था, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हम समझाए आप सबको, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद टाइम नहीं लगेगा, वीडियो को अंत तक देखना, ठीक ना। ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग जाना है, ऐसा भाग जाएंगे तो 70 में 70 कैसे लाएंगे। तो 70 में 70 स्कोर करना है तो वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक ना। आपको राइटिंग से हमारा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अपने मतलब कि मित्र को एक पत्र लिखना है और उसको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना है। इस पर आपको पत्र लिखना है, या आप ये भी कर सकते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है मतलब कि टीसी को इशू कराने के लिए। तो चलिए हम आपको यहाँ पे प्रिंसिपल पे ही आपको एक एप्लीकेशन लिख कर दिखाएंगे कि किस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए अगर आप ये तरीका समझ जाते हैं तो आप कैसे भी किसी भी टाइप का एप्लीकेशन इजीली आप लिख पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे देखिए टू द प्रिंसिपल, और यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है और यहाँ पे स्कूल का एड्रेस लिख देना है,
ठीक ना, स्कूल का एड्रेस लिख देना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या लिखना है, अप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। किस चीज़ के बारे में अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहाँ पे इस सब्जेक्ट के बारे में लिख देना है कि आप किस चीज़ के बारे में मतलब कि एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम, अगर प्रिंसिपल सर होंगे तो सर लिखना, अगर मैम होगी तो यहाँ पे मैडम लिख देना है, ठीक ना। आई बेग टू से दैट आई, आप अपना नाम लिख देना, आप क्लास किस क्लास में पढ़ते हैं वो उस क्लास का नाम लिख देना, आप योर स्कूल मतलब कि आपके स्कूल का हूँ, ठीक ना। यहाँ पे वो लिखना रीजन कि राइट रीजन फॉर गेटिंग टीसी, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने का मतलब कि रीज़न क्या है, क्यों आप मतलब कि स्कूल छोड़ना चाहते हैं, इस लाइन में लिख देना। फिर यहाँ पे लिख देना कि सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी। यहाँ पे लिख देना थैंक यू, ठीक ना। यहाँ पे योर फेथफुली, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, ठीक ना, इतनी चीज़ें आपको लिख देनी है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आप यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका नंबर ऑब्वियसली कटेगा ही कटेगा, ठीक ना। तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल, ठीक ना। यानी कि अपने स्कूल में रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे एक रिपोर्ट लिखना है और 60 से 80 शब्द में, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 60 से 80 शब्द में लिखना है। और यहाँ पे देखिए इसका की पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, स्कूल के डेकोरेशन पे लिखना है, फ्लैग होस्टिंग्स सेरेमनी पे लिखना है, फिर कल्चरल प्रोग्राम पे लिखना है, फिर स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स पे लिखना है, फिर स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन पे लिखना है, ठीक ना। इतनी चीज़ें यहाँ पे की पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले आइए इसको यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 3 आंसर यहाँ पे लिखेंगे इंडियाज वोन हर फ्रीडम ऑन द 15 अगस्त 1947, ठीक ना। इंडिया जो भी यहाँ पे फ्रीडम अपना ली थी वो कब ली थी, तो 15 अगस्त सन 1947 को ली थी, ठीक ना। यहाँ पे आगे बात करते हैं कि एंड बिकम ए रिपब्लिक ऑन द, देखिए सब यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइन लिखा गया है कि यहाँ पे कब रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र कब हुआ था, कि 25 तारीख को ही हो गया था, ठीक ना। लेकिन हम मनाते हैं कब, 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हम किए हैं और 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं कि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डे, इसी दिन जो हमारा भारत का एक नया संविधान लागू किया गया था इसी दिन, और हम अपने दूसरे देश से हम अपने आप को क्या समझते हैं, एक आज़ाद देश समझते हैं, ठीक ना, उसी दिन से। तो कि द डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल, ठीक ना, कि ये जो दिन है अपने स्कूल में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विद ग्रेट स्लेट, ठीक ना, अपने महानुभावी लोगों के साथ हम लोग इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। कि द स्कूल बिल्डिंग वाज मतलब कि टेस्टफुली डेकोरेटेड, जो आपका स्कूल की जितनी भी बिल्डिंगें हैं टेस्टफुली डेकोरेटेड की गई है कि किस किस से, तो फ्लावर से, पॉट से, यहाँ पिक्चर्स ऑफ हीरो के पिक्चर से। और हीरो कौन कौन से होते हैं, कौन हीरो, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट, जो भी फ्रीडम मूवमेंट में मतलब कि आंदोलन में भाग लिए हैं उन्हीं हीरो को हम फोटो यहाँ पे अपने बिल्डिंग पे लगाए हुए हैं। सम सिलेक्टेड बॉयज़ सॉन्ग द नेशनल एंथम, बहुत से बच्चे क्या करते हैं मतलब कि नेशनल एंथम के सॉन्ग में भाग लेते हैं। इन द आफ्टरनून वी हैड गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब कि दोपहर में हम सब खेले गेम और स्पोर्ट खेले। कि प्राइज व डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जो भी आपके विनर्स होते हैं, ठीक ना। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द बॉय, मतलब कि मिठाइयाँ भी बांटी गई बच्चों में। इतनी चीज़ें आपको लिख देना है। और यहाँ पे आगे भी बढ़ा सकते हैं कि प्रिंसिपल लेक्चर दिए, मतलब क्लास टीचर लेक्चर दिए, जो भी हैं, ठीक ना। और कौन कौन से कल्चरल प्रोग्राम किए गए, नाट्य वगैरह, सांस्कृतिक वगैरह जो भी होते हैं वो थोड़ा भी बढ़ा करके लिख सकते हैं, इतनी चीज़ें। चलिए अब यहाँ पे समझिए, या आप वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक ये भी ऑप्शन दिया गया है मॉर्निंग वॉक के बारे में, ठीक ना, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आसान है। चलिए सेक्शन सी को समझते हैं, ग्रामर से दिया गया है और बहुत से आसान पेपर है, ठीक ना, कोई ज़्यादा हल मतलब कि भारी नहीं है। समझिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए ग्रामर पोर्शन से है कि द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एडजेक्टिव क्या बताता है, किसी भी वस्तु की विशेषता बताता है। तो कैसा आदमी है, तो बूढ़ा आदमी है, तो बूढ़ा आदमी है तो ओल्ड आदमी है ना, तो ओल्ड वाले ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिक कर लेंगे। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें से क्रिया कौन है ये आपको बताना है। तो ही इज़ हार्ड वर्किंग, क्रिया क्या होता है, काम जो करता है, ठीक ना। तो वर्किंग यहाँ पे क्या हो जाएगा,
क्रिया हो जाएगा, ठीक ना। अगला ऑप्शन समझिए कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग। तो स्ट्रांग का मतलब क्या होता है, मजबूत, और मजबूत का नाउन फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, क्या बोला जा रहा है कि आई विल नॉट गो विद यू। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार और। यहाँ पे ही इज़ वरीड, चौथा नंबर छोड़ दिए थे, ही इज़ वरीड डॉट 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 द एग्जामिनेशन, ठीक ना। तो यहाँ पे ही इज़ वरीड अबाउट एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक ना, अबाउट एग्जामिनेशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझ सकते हैं कि आई विल नॉट गो विद यू, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो यहाँ पे देखिए, आई डिड नॉट गो विद यू होगा कि आई हैड नॉट गोन विद यू होगा कि आई हैव नॉट, यहाँ पे होगा आई हैड नॉट गोन विद यू, ठीक ना। पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, यहाँ पे इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलोइंग्स एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। इसमें बोल रहा है कि किस चीज़ में चेंज करना है, कि हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। हरी मुझसे कहा कि ये तुमने क्यों किया, ठीक ना। तो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे समझिए इनडायरेक्ट करने का मतलब कि आपको इनडायरेक्टली तरीके से बोलना है उसे, कि हरी सेड टू मी, यानी कि वाई यहाँ पे आया है तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड में, ठीक ना। तो हरी आस्क्ड मी, यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि हरी होगा तो हरी यहाँ पे लिख देंगे, ही यहाँ पे लिखा गया हरी है, ठीक ना। ये क्या है, हरी है। हरी आस्क्ड मी वाई आई हैड डन इट, ठीक ना। इसका अनुसार वर्ब भी चेंज हो जाती है, वाई आई हैड डन इट। अगला समझिए क्वेश्चन कि हु इज़ राइटिंग अ लेटर, चेंज इनटू पॉसेसिव वॉइस। इसको क्या करना है, पॉसेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, हु का क्या हो जाएगा, तो बाई होम हो जाएगा, बाई होम द लेटर इज़ रिटेन, ठीक ना। बाई होम द लेटर इज़ रिटेन, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पंक्चुएट करना है। तो शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट केम टू स्कूल यस्टरडे। शिखा अपने दोस्त से बोलती है कि तुमने कल स्कूल क्यों नहीं आई थी, ठीक ना, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे देखिए शिखा सेड टू हर फ्रेंड, यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, और यहाँ पे ये जो वाई है और ये वाला एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से कि शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट केम स्कूल यस्टरडे, ठीक ना, इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाला शायद है, ठीक ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है, ठीक ना। वाज ग्रेट प्लेस द किंग ए ब्यूटीफुल बाय बिल्ट, ये भी आसान है कि द किंग यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं, ठीक ना। इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये भी। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए OBE, यहाँ पे देखिए D अगर कर देंगे तो ओबीडियंस, ठीक ना, ओबीडियंस का ये पूरा यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए ओबीडियंस वाला आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अब ट्रांसलेट करना है, क्या करना है आपको, ट्रांसलेट करना है कि प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश में कि प्रकृति एक जीवित शक्ति है। इसका यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि नेचर इज अ, यहाँ पे लाइफ, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, नेचर इज अ लाइफ फोर्स। अगले यहाँ पे समझिए कि यह अपने शांत और सुंदर रूप से हमारे चारों ओर विद्यमान है, कि इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म, ठीक ना। अगला यहाँ पे समझिए कि जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, व्हेन वी ब्रेक द लॉस ऑफ नेचर, ठीक ना, जब हम प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, आगे बताया जा रहा है कि यह उग्र हो जाती है। यह उग्र मतलब इट बिकम्स कि फेरियस, इट बिकम्स क्या हो जाती है, फेरियस, उग्र हो जाती है, ठीक ना। आगे समझिए कि प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। यहाँ पे देखिए इट इज़ द आवर मोरल ड्यूटी, क्या है, हमारा मोरल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट नेचर। आगे यहाँ पे समझिए कि हमें प्रतिदिन, मतलब कि वी मस्ट स्पेंड सम टाइम्स एवरी डे इन द कंटेक्ट विथ नेचर, ठीक ना। इस तरीके से हम ग्रामर पोर्शन को हल करेंगे। चलिए अब हम लिटरेचर वाले को थोड़ा सा समझा देते हैं
ठीक ना, इसमें बहुत सारा लिखना होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आसान चीज़ है कि विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रोप कॉर्न। देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है और इसी पैराग्राफ को यहाँ पे करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों को बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं, ठीक ना। अगले यहाँ पे समझिए, आंसर वन ऑफ द, इनमें से दोनों में से आप अगर लिटरेचर पढ़े होंगे तो इनमें दोनों में से कोई एक भी आप कर सकते हैं, एन फ्रैंक वाला या आप फ्रीडम मतलब कि चेंज हिज लाइफ वाला, ठीक ना। आसान शब्द में 25-30 शब्द में लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ पे समझिए, इसको भी 25 शब्द में लिखना है, ठीक ना, कर्क वाला पे इस तरीके से। और यहाँ पे चलिए मैं जो बताने वाला है इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैच करवाना है लिस्ट ए टू लिस्ट बी से, यानी कि लिस्ट ए का मीनिंग लिस्ट बी में होता है, इसको बताना है। तो वेंडर का मतलब क्या होता है? वेंडर का मतलब होता है जो बेचता है। स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, गली में जो मतलब कि अपना ठेला वगैरह जो भी लगाते हैं उनको बेचने वाला बोलते हैं, वेंडर को बोलते हैं बेचने वाला, विक्रेता। तो विक्रेता का यहाँ पे हो जाएगा, आप मैच करा सकते हैं हॉकर से, ठीक ना, ये हॉकर से आप मैच करा सकते हैं। और प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व मतलब कि रक्षित होता है, और रक्षित सेफ मतलब भी क्या होता है, आपका रक्षित ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों मैच करा दिए, तो ये तीसरा ऑटोमेटिक इस सेज से मैच हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए ये भी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है छोटा सा, ये मतलब कि ये पोएम टाइप का है, और इस तरीके से इसका यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, 2-2 नंबर का है, आसान है। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना है द ट्री पे या ए टाइगर इन द जू पे, ठीक ना, ये भी आसान है, कोई बहुत बड़ा मतलब कि हुआ नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे समझिए कि राइट 4 लाइन, एक कोई भी अगर ये दोनों में से कोई भी याद नहीं है आपको, तो यहाँ पे एक क्या कर सकते हैं, आप एक पोएम लिख सकते हैं जो आपको याद हो 4 लाइन का, ठीक ना, बहुत ही आसान पेपर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 वर्ड में क्या करना है, आपको यहाँ पे आंसर देना है, 2 को देना है, 3 दिया गया है, आपको 2 को कोई को भी आप दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए यहाँ पे कि 60 वर्ड में किसी एक का यहाँ पे देना है कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वॉयल, भोली, ठीक ना, भोली के बारे में स्केच कैरेक्टर लिखना है 60 वर्ड में। आसान है, ये भी आप कर सकते हैं, जो भी लोग पढ़े होंगे वो आसानी से कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 15 नंबर वाला क्वेश्चन बताने लायक है, इसको मैं थोड़ा सा हल करवा देता हूँ, ठीक ना, 15 वाला क्वेश्चन को मैं हल करवा सकता हूँ, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है कि मोतिल्दा ऑलवेज रिमाइंडेड हैप्पी। जो मोतिल्दा थे वो ऑलवेज मतलब कि हैप्पी रहते थे कि नहीं रहते थे, ये आपको बताना है। तो हमेशा क्या होते थे, वो हमेशा अनहैप्पी रहते थे, ठीक ना। तो हैप्पी दिया है तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि जेम्स हेरियट वाज वॉलंटरी सर्जन। तो ये बहुत ही मतलब कि सही बात है, जो जेम्स हेरियट थे वो क्या थे, वेटेरिनरी सर्जन थे, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, ठीक ना, इस तरीके से वेटेरिनरी सर्जन थे, ठीक ना। जेम्स हेरियट जो थे वो क्या थे, एक सर्जन थे। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई एक सूटेबल अल्टरनेट वर्ड यहाँ पे चूज करना है कि ग्रिफिन वाज ये क्या थे, शॉपकीपर थे या मतलब कि लैंडलॉर्ड थे या साइंटिस्ट थे या मतलब कि सर्जनमैन थे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी आपके ग्रिफिन थे वो क्या थे, एक महान साइंटिस्ट थे, क्या थे, एक महान साइंटिस्ट थे। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए कि रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज। रामलाल के सबसे छोटी मतलब कि लड़की का नाम क्या था, ठीक ना। तो सबसे छोटी लड़की का नाम था उनका राधा, ठीक ना, क्या नाम था, राधा। तो राधा वाला ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 का इसको मैं रंग बता दिया हूँ, और यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट और राधा को आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करना, और अपने मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के अब इस बार टारगेट किया जा रहा है, ठीक ना। और इस बार बोर्ड एग्जाम के बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, और जितने भी कंटेंट होंगे इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।